ओके, सो बेसिक टॉपिक जो है आप लोगों का एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है इफिकेसी ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ओके, सो सबसे पहले तो चैलेंज क्या है, क्यों हम लोगों को फॉसिल फ्यूल बियॉन्ड जाना है। ओके, व्हाट इज द चैलेंज। सो अगर बात की जाए, आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? यस, हो रहा है मैम। यस मैम। यस ओके मैम। मैम। ओके ओके यस मैम। ओके। सो जैसे आप लोगों को आइडिया है कि ट्रेडिशनल जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है हम लोगों का बेसिकली फुलफिल किया जाता है बाय द पावर जनरेशन प्लांट्स, राइट, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल यूज किए जाते हैं। बेसिक फॉसिल फ्यूल इज कोल। Okay, while the other sources is also available, but major focus is on the fossil fuel. But because of that power generation, pollution काफी cause हो रहा है, and greenhouse gases crisis जो बोलते हैं हम लोग, वो काफी हद तक दिखाई दे रहे हैं अभी। ओके, जो अनटाइमली रेन है, टेम्परेचर जो राइज हो रहा है ओवर द टाइम, तो ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हम लोगों को, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैस क्राइसिस बोल सकते हैं। So while sources like other sources are available, solar, wind, hydro, ठीक है, they are the clean one. They are not it replaced conventional energy due to the critical limitations. There are the limitations for utilizing this type of energy sources, right? Which are freely available to us. Okay. So what is your main goal? The goal is solve the scientific necessity of improving this system efficacy. मतलब ये जो भी सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हो रहा है, वो सिस्टम को हम लोग और अच्छे से कैसे वर्कआउट कर सके, राइट। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 पॉइंट दिए हैं, तो प्रॉब्लम स्पेस कहाँ कहाँ पे आ सकती है। अभी जैसे अगर बात की जाए तो एनर्जी इज नॉट अवेलेबल कंटिन्यूअसली। अगर हम लोग सोलार, विंड, हाइड्रो ये तीनों बात जब करेंगे तो इट डिपेंड ऑन द क्लाइमेट कंप्लीटली। तो कंटिन्यूअसली अवेलेबल होगा या नहीं होगा, वो एक प्रॉब्लम है। उसका कॉस्ट एंड मेंटेनेंस इज अनदर इशू। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एंड मैकेनिकल मतलब जो भी उनके मेंटेनेंस वाले पार्ट आ जाते हैं, जो काफी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है हम लोगों को। ओके, एंड अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको थर्ड एक है कि इंटीग्रेशन बोला गया है कि डिफिकल्टीज इन कनेक्शन वेरिएबल सोर्सेस टू द मेन पावर ग्रिड। मतलब अगर सोलार एनर्जी से भी एनर्जी जनरेट हो रही है, विंड से हो रही है, वाटर से हो रही है, जियोथर्मल हो रही है, और उसका अल्टीमेटली ये जैसे मेन ग्रिड बोलते हैं ना हम लोग, पावर ग्रिड, तो उसको इसका सोर्सेस कैसे अवेलेबल करवा के देना और बाद में हर तरफ कैसे पहुंचाना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अभी तो, उतना इफिशिएंटली वर्कआउट नहीं हुए वाला पार्ट है ये। ओके, सो बेसिकली हम लोगों को साइंटिफिक स्टडी करके ये वाले प्रॉब्लम्स जो है उसको अगर हम एड्रेस कर पाए तो इट्स अ ग्रेट थिंग। क्लियर? मैंने जितना यहां तक बताया ये क्लियर है पार्ट आपको? यस मैम। ओके, यस मैम। सो यस बेसिकली मैम। यस मैम। ग्रेट। तो इफिकेसी ये वर्ड क्या है? इफिकेसी इज नथिंग बट द इफिशियंसी प्लस रिलायबिलिटी प्लस कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये तीनों टर्म जहां पे साथ में आ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इफिकेसी। क्लियर? मतलब वर्किंग इफिशियंसी उसकी, रिलायबल सोर्स होना चाहिए, मतलब ऑल टाइम अवेलेबल होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कि जब तक ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा तब तक मैक्सिमम पॉपुलेशन तक वो रीच नहीं होगा। ओके, सो in context of action research, efficacy refer to how effectively a technology work to generate the power. Okay, it asks is the system is reliable, it is performing at its theoretical maximum। मतलब जैसे हम बोलते हैं theoretically आपको प्रिंटेड मिलेगा कि इतनी एनर्जी जनरेशन हो रहा है, बट रियली हम लोग जो पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं या हम लोग जो भी विंड ब्लेड्स इंस्टॉल कर रहे हैं, वो सीरियसली थेरोटिकल मैक्सिमम पावर जनरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी चेक करना उतना ही जरूरी है, राइट। सो मिशन क्या रहेगा हमारा कि सिर्फ हाउ एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी वर्क्स ये एक्सप्लेन नहीं करना है सिर्फ, बट स्टडिंग अ रियल इंस्टॉलेशन, ओके, टू आइडेंटिफाई देयर लिमिटेशन एंड प्रूविंग हाउ दे कैन बी इम्प्रूव्ड। हमारा मिशन ये रहने वाला है पूरे स्टडी का। ठीक है, सभी को पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो भी है वो फ्रीली अवेलेबल है,
उसका इंपॉर्टेंस भी पता है, बट रियल टाइम प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि उसकी इंस्टॉलेशन मैक्सिमम लोग पॉपुलेशन तक वो रीच करना, एंड उसको और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम लोग, और अच्छे से पावर जनरेशन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को काम करना है। क्लियर? आगे बढ़ू? इसमें अभी तक कोई डाउट आप लोगों को? नो। नो मैम। ओके। ओके, सो अभी 3 कोर अप्रोच रहेंगे हमारे रिसर्च के। ठीक है, 3 मेन पाथ सिस्टम रहेगी अपने इंप्रूवमेंट रिलेटेड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे फर्स्ट फर्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक। ओके, मतलब एरर आइडेंटिफाई करना है, इन इफिशियंसी कहाँ पे है वो हमको आइडेंटिफाई करना है, लिमिटेशन जो है एग्जिस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम में। ओके, तो ये इसमें से कोई भी एक चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस करना है हम लोगों को। फाइंड आउट करने के बाद उसी के ऊपर अपन क्या रिमीडियल एक्शंस ले सकते हैं। रिमीडियल एक्शंस मतलब फॉर एग्जांपल ये सोलर पैनल है, ये क्लीन नहीं हो रहा है, तो ये टाइमली क्लीनिंग हो, उसके क्लीनिंग शेड्यूल प्रॉपर हो, ये उसका एक रिमीडियल मेजर हो सकता है। ओके, ये दोनों होने के बाद ये प्रॉब्लम फिर से कॉज ना हो, इसके लिए हम लोग कोई इनोवेटिव अप्रोच डेवलप कर सकते हैं क्या? ओके, जैसे क्रिएट अ सिस्टम लेवल अप्रोचेस दैट इंटीग्रेट सोर्स क्रिएटिवली। ओके, मतलब उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम या यही सिस्टम में कोई हाइब्रिड सिस्टम यूटिलाइज कर सकते हैं क्या हम लोग? मतलब जब सोलार एनर्जी सोलार पैनल से जनरेट नहीं हो रही है, तो उसके साथ हम लोग और कोई सिस्टम इंटीग्रेट करके वो पावर जनरेशन गोल अचीव कर सकते हैं क्या? तो हम लोगों को ये 3 पाथ में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सो ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किसको बोला जाएगा? दैट मस्ट फॉलो इन वन ऑफ दिस ऑपरेशनल डोमेन। ठीक है, डायग्नोस्ट करो, उसको रिमीडियल मेजर दो, और रिमीडियल मेजर देखिए उसको इनोवेटिव अप्रोच डेवलप कर सकते हो तो वो करो, या तीनों में से कोई एक चीज पे भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्नोस्ट कर रहे हो तो इन डेप्थ पूरा डायग्नोस्ट हो, कंपैरेटिव डायग्नोस्ट हो, तो हम लोग उसको एड्रेस कर पाए प्रॉपरली। ठीक है, ये 3 पार्ट में आप लोगों को ये कवर अप करना है। नेक्स्ट पार्ट, अब कौन से डोमेन के आप ले सकते हो इसमें? हाँ, ऑथोराइज डोमेन ऑफ रिसर्च क्या क्या है? जैसे सबसे पहले दिया है, देखो अभी यहाँ पे सोलार फोटोवोल्टेनिक इफिशियंसी, इंप्रूवमेंट इन पैनल आउटपुट, ये एक वर्कआउट कर सकते हो। या फिर विंड टर्बाइन परफॉर्मेंस, इन्हांसिंग द रिलायबिलिटी एंड मैकेनिकल इफिशियंसी। थर्ड आएगा कि एनर्जी स्टोरेज इंटीग्रेशन, मतलब एनर्जी तो बहुत अच्छी जनरेट हो रही है, बट उसको स्टोर करने के लिए उतनी इफिशिएंटली स्टोरेज बैटरीज नहीं है। ठीक है, तो वहां पे अपने को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा बैटरीज टू हैंडल द इंटरमिटेंसी। ठीक है, मतलब पावर लॉस नहीं होना चाहिए एक इसमें दूसरे इसमें टर्नअप होते वक्त, वो मिनिमम हो। इसके लिए हम लोग कौन से बैटरीज ऑप्टिमाइज मतलब वर्कआउट कर सकते हैं, वो भी एक आपका अप्रोच हो सकता है। हाइब्रिड सिस्टम एंड माइक्रोग्रिड्स, जैसे मैंने बोला कि सोलार और विंड कॉम्बो, ऐसा कुछ कॉम्बो करके हम 24/7 पावर जनरेशन और हमारा जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं क्या? वो भी आप हाइब्रिड सिस्टम के साथ वर्कआउट कर सकते हो। वन मोर अप्रोच दैट इज अ स्मार्ट ग्रिड एंड आईओटी। ठीक है, दैट इज अ इंटेलिजेंट मैनेजमेंट जो बोल सकते हैं हम लोग, फॉर हाई रिन्यूएबल पेंट्रेशन, बाय टेकिंग द सम एप्स हेल्प और डिजाइनिंग सम ऑफ दैट, कि जिसके वजह से हम लोगों को ये जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस है उसमें से कोई एक हम जब चूज करते हैं तो उसके मैनेजमेंट रिलेटेड हम लोग थोड़ा टेक्निकली जाए, तो वो भी एक हमारे हमारे सामने रिसर्च का एक गोल हो सकता है। मतलब इसमें से आप कोई भी एक चूज करना है आप लोगों को। ओके, देन आता है बायो एनर्जी एंड वेस्ट टू एनर्जी। ठीक है, अब बायो एनर्जी प्रोडक्शन डेफिनेटली हो सकता है थ्रू द माइक्रोब्स, थ्रू द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बोल सकते हैं हम लोग, तो उसके थ्रू हम लोग बायो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, एंड इम्प्रूविंग द कन्वर्जन इफिशियंसी एंड द इमिशन ऑफ दैट। मतलब आपको पता है कि बायो अगर बेस है तो पोल्यूशन का जो लेवल रहने वाला है वो मिनिमम रहेगा, एकदम मिनिमम, तो जो कि काफी हेल्पफुल रहेगा एनवायरमेंट रिलेटेड, तो वो भी आप सोच सकते हो। माइक्रोब्स या फिर प्लांट एनिमल लेफ्ट ओवर जो होते हैं उससे जनरेशन, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसके थ्रू चलता है। देन जियोथर्मल एंड टाइडल इनोवेशन। ओके, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द मराइन एंड अर्थ हीट, जियोथर्मल एनर्जी यूज करके या टाइडल एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एंड ग्रीन हाइड्रोजन।
अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो भी चीज सोच रहे हो आपके रीजन में वो उस तरीके से वर्कआउट है क्या। जैसे आप सोच रहे हो विंड टरबाइन परफॉर्मेंस पे काम करना है, बट सीरियसली विंड टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सिस्टम अवेलेबल है क्या आपके रीजन में, आपको वो चेक करके फिर वो प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो लाइब्रेरी प्रोजेक्ट हो जाएगा। लाइब्रेरी प्रोजेक्ट भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको ऐसा रेफरेंस दे सकते हो स्ट्रॉन्ग, बट अगर प्रैक्टिकली रहा तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो ये समझ में आया आपको, ये अलग अलग डोमेन से इसमें से कोई भी आप एक चीज ले सकते हो। यस, यस मैम। क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रही हूँ वो पार्ट। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करोगे आप लोग, सबसे फर्स्ट फेज क्या रहेगा आपका। जैसे हमने थ्री पार्ट सिस्टम देखा था, थ्री पार्ट सिस्टम में क्या क्या देखा था हमने। सबसे पहले डायग्नोस, सेकेंड वन इज रेमेडी। एग्जैक्टली रिमेडी, एंड थर्ड वन इज इनोवेशन। इनोवेशन, राइट। तो फर्स्ट फेज में हमको क्या करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, हाँ, सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आइदर यू हैव टू ऑब्जर्व, ओके, फील्ड विजिट करना पड़ेगा, लोकल रिन्यूएबल इंस्टॉलेशन जो करते हैं लोग उनके साथ आपको थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, केस स्टडी उनके पास काफी कुछ रहती है केस स्टडीज, तो वो भी आपको उसमें से समझ में आएगी, ठीक है ना। देन आइडेंटिफाई करना है कि आपके रीजन में, आपके लेवल पे, आपके एनवायरमेंटल कंडीशन पे क्या प्रॉब्लम है उस सिस्टम में, ठीक है। एंड थर्ड वन इज, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे आप टाइटल सेलेक्ट करोगे, दैट इज ए इफिकेसी गैप, मतलब यहाँ पे कौन सा गैप है, इफिशियंसी का, उसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो बोलते हैं हम लोग वो, तो वो इफिकेसी वर्ड का जो गैप है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई भी जनरलाइज स्टेटमेंट के साथ स्टार्ट नहीं करोगे आप सबसे पहले आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट पेज क्या रहेगा आपका, हाइपोथेसिस करना। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है समझना। हाइपोथेसिस मतलब होता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा, इफ आई विल डू देन दिस विल हैपन, ठीक है। मतलब इफ आपका जो कॉज है, अगर ऐसा होता है तो ये इम्पैक्ट आ सकता है, इसको हम हाइपोथेसिस बोलेंगे। तो हाइपोथेसिस जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपके प्रोजेक्ट का, कि आप जो स्टडी कर रहे हो और वो स्टडी से आप क्या प्रूव करना चाहते हो, ठीक है, क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के आपका हाइपोथेसिस डिजाइन करना है। हम्म। अगर आप मेंटेनेंस रिलेटेड हाइपोथेसिस डिजाइन कर रहे हो तो आपका ऐसा आ सकता है कि इफ रेगुलर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड बेसिक मेंटेनेंस आर नॉट कैरिड आउट, देन द लॉन्ग टर्म एनर्जी आउटपुट विल ग्रेजुअली डिक्लाइन। ये आपका हाइपोथेसिस है, राइट। अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस कर रहे हो उस बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, कुछ एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे हो उसके लिए, तो इफ एन एग्जिस्टिंग सोलार सिस्टम इज एक्सपेरिमेंटली इम्प्रूव्ड, देन इट्स इफिकेसी इफिशियंसी विल इंक्रीज। यहाँ पे सिर्फ सोलार सिस्टम का एक एग्जांपल दिया है, आप आपके पर्टिकुलर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोच रहे हो वो यूज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे पुट कर सकते हो। एंड यूसेजेस अगर उस बारे में आपको रिसर्च करना है, तो इफ सोलर एनर्जी सिस्टम आर प्रेजेंट बट नॉट अंडरस्टूड, देन एक्चुअल आउटपुट विल बी सिग्निफिकेंटली लोअर देन एक्सपेक्टेड। मतलब सोलर एनर्जी सिस्टम वहां पे इंस्टॉल्ड है बट वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रही, वो कैसे करना चाहिए उसने वो समझ में ही नहीं आ रहा है लोगों को। तो एक्चुअल इनपुट मिलने, आउटपुट मिलने वाला है क्या जो चाहिए हम लोगों को, नहीं मिलने वाला। तो आपको इन, मतलब एक हाइपोथेसिस डिजाइन करना पड़ेगा। इधर आप मेंटेनेंस में काम करने वाले हो, या आप एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में काम करने वाले हो, या फिर उसके यूसेजेस के रिगार्डिंग काम करने वाले हो, जहां पे भी काम करने वाले हो तो आपको वो डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड फेज, क्या आएगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर नेक्स्ट आएगा आपका प्लानिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी, कैसे प्लान करोगे, मेथोडोलॉजी कैसे सेलेक्ट करोगे। तो आप जस्ट एक, जैसे मैंने बताया कि लिटरेचर रिव्यू स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब कुछ रेफरेंस पेपर, कुछ जर्नल्स, कुछ बुक्स, कुछ वेबसाइट्स, इसमें से सारा डाटा कलेक्ट करके आप लोग उसका कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है, कि ये इस टॉपिक पे और रिसर्च होना क्यों जरूरी है, ये आप इससे प्रूव कर सकते हो इस सब स्टडीज से, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करना पड़ेगा आपके स्टडी का,
इट मस्ट बी द मेजरेबल ऑब्जेक्टिव एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव, मतलब कुछ भी हवा में गोलीबार नहीं करना है, वो अचीव हो सकता है ऐसा ही कोई ऑब्जेक्टिव आप उसमें पुट करोगे। ठीक है। फिर कोई भी एक मेथड कलेक्ट कर लो, जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड जाओ या सर्वे बेस्ड मेथड जाओ, या सिंपल एक ही सिर्फ केस स्टडी के ऊपर काम करके पूरा डेप्थ में उसका आउट इनोवेटिव मेथड बताओ, या फिर इनमें से सब कुछ मिक्स करके आप एक कुछ मिक्स मेथड भी स्टडी कर सकते हो। कोई भी एक मेथड सिलेक्शन ले सकते हो आप लोग। हम्म। अभी आप सर्वे बेस ले रहे हो तो आपको कितनी सैंपलिंग ली है आपने, कौन से एरिया में वो सर्वे किया है, सर्वे करने का आपका मेथड कौन सा था, ये आपको सारा डिटेलिंग इसमें पुट करना होगा। ठीक है, ये आपका फेज 2 रहेगा प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट आता है फेज 3 ऑफ योर प्रोजेक्ट। जैसे फेज 3 में डेटा कलेक्शन के बारे में दिया है कि प्री एक्शन डेटा कलेक्शन, मतलब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से पहले डेटा कलेक्ट कर रहे हो सारा। ठीक है, बेस लाइन डेटा बोलते हैं इसको हम लोग। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर फिर आप एड्रेस करोगे उस प्रॉब्लम को। ठीक है। तो ये जो प्री एक्शन डेटा कलेक्शन होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा, कि आप जो हाइपोथेसिस पुट कर रहे हो कि इफ दिस विल डू देन दैट विल हैपन, ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो दिस विल डू मतलब उसमें आपको समझ में आना चाहिए सारी चीजें, जैसे इसमें आपने ऑब्जर्वेशन शीट्स बना ली, आपने जो भी डेटा बनाया वो एनालिसिस फॉर्मेट में, मतलब ग्राफ में, पाई चार्ट्स में, ठीक है, टेबल टेबुलर फॉर्मेट में, इस तरीके से पूरा वो रिप्रेजेंट किया। ठीक है। 3 ऑफ योर प्रोजेक्ट मतलब starting with introduction, then your hypothesis, then your methodology of working, हाँ, objective, then last part of your project like कि आप लोगों को वो जितना भी आपने स्टडी की है उसको इस फॉर्मेट में प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, ऑब्जर्वेशन सारे आपके नोट डाउन करना है इस फॉर्मेट में यहाँ पे। ठीक है। और लास्ट इज अ इम्प्लीमेंटेशन। जैसे 3 टाइप में इम्प्लीमेंटेशन है मेंटेनेंस में, करेक्टिंग ओरिएंटेशन, क्लीनिंग पैनल और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, या फिर कुछ इनोवेशन, लो कॉस्ट मॉडल आप कुछ डिजाइन कर पा रहे हो, इट्स अ सिंपल प्रोटोटाइप, सिंगल एक भी डिजाइन कर लिया आपने तो आप ऐसा बता सकते हो कि मैंने ये डिजाइन कर लिया है, और अगर ऐसा कर लिया तो, और वो ही चीज हमने इंस्टॉल कर ली तो ये चेंजेस हो सकते हैं। तो एक सिंपल छोटो प्रोटोटाइप भी आप कर सकते हो। ठीक है। देन इनोवेशन डज नॉट रिक्वायर द लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बताया मैंने अभी कि छोटा प्रोटोटाइप करना है, सिमुलेशन कर सकते हो, कंसेप्चुअल इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है। ये सब वेरिएबल रहेंगे, हाँ, डिपेंड ऑन योर हाइपोथेसिस, आपके प्रोजेक्ट की नीड क्या है उस हिसाब से। एंड पोस्ट एक्शन डाटा, मतलब करने से पहले, है ना, कोई भी चेंजेस करने से पहले वाला डाटा, प्री एक्शन डाटा जो बोलेंगे हम लोग, और फिर पोस्ट एक्शन डाटा, इन दोनों की कंपैरिजन भी आपको पुट करना पड़ेगा, तभी आपका हाइपोथेसिस प्रूव होगा। ठीक है। कलेक्ट सेम टाइप ऑफ डाटा आफ्टर अप्लाइंग योर सॉल्यूशन फ्रॉम द सेम प्लेस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो बार ग्राफ में उन्होंने पुट किया है ना। पहले आप देख यहाँ पे 65% इफिशियंसी थी, एक्शन करने के बाद वो इफिशियंसी डे वाइज चेंज हुई बट 85% पहुंच गई। ठीक है। तो ये आपका हाइपोथेसिस प्रूव करता है ये वाला डाटा। क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आया मैं जो बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. होप सो मैंने बहुत फास्ट नहीं बोला, Yes, ma'am. आपको सभी को समझने वाले लैंग्वेज में ही, हिंदी में ही बोला इसलिए मैंने। अभी एक केस स्टडी अपन डिस्कस करते हैं तो उसके थ्रू आपको ध्यान में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वर्कआउट आप आपके इसमें कैसे कर सकते हो। ये केस स्टडी है सोलार रूफटॉप ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन क्या रिवील कर रहा है कि काफी डस्ट अक्यूमुलेशन है सोलर पैनल पे, पुअर ओरिएंटेशन है जिसकी वजह से सनरेज प्रॉपर नहीं आ रही है, और उसके वजह से क्या हो रहा है, लो पावर आउटपुट है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर उसके ऊपर एक्शन क्या लिया गया, स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगा कि क्लीनिंग शेड्यूल डाल दिए, करेक्ट पैनल एंगल सेट कर दिया हम लोगों ने, जिसके वजह से हमारा क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या आएगा बाद में, डाटा शो पावर आउटपुट इंक्रीज्ड बाय 20% आफ्टर दिस एक्शन। ठीक है। सो सिंपल अगर मेंटेनेंस की स्टेप करे तो इफिकेसी कैसे रिस्टोर हो सकती है, ये इसका सिंपल एग्जांपल है। क्लियर?
अभी शॉर्टली मैं आपको सिर्फ आपका प्रोजेक्ट रोड लाइन मैप बता देती हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, विद इन अ 2 days ओनली यू हैव टू सेलेक्ट द टॉपिक एंड टाइटल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर वो जैसे आप टॉपिक चूज करते हो, उसके साथ साथ आप उसका डेटा कलेक्शन वाला वर्क भी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। डेटा कलेक्शन करने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम किस चीज में है, फिर उसके अकॉर्डिंग मेथोडोलॉजी प्लान करनी है। फिर प्री एक्शन डेटा, जैसे बेसलाइन डेटा जो बोलते हैं हम लोग, वो कलेक्ट करना। फिर मेथोडोलॉजी आपने जो फाइनलाइज की है वो प्लानिंग करना उसकी, मतलब रियल इम्प्लीमेंटेशन। देन कलेक्ट द पोस्ट एक्शन डेटा एंड कंपैरेटिव एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ये सारी चीजें आपको करनी रहेगी। यू कैन गो फॉर द वीक वाइज, जैसे फर्स्ट वीक में आपने ये 2 चीजें कर ली, देन नेक्स्ट वीक में आपने इसके ऊपर काम किया और इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया। इम्प्लीमेंटेशन पे काम आपका 15 दिन पहले ही होना चाहिए, तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ पोस्ट एक्शन डेटा मिल सकता है। ठीक है ना, नहीं तो आपका यहीं पे अटक जाएगा प्रोजेक्ट, जितना लेट करोगे उतना। तो थोड़ा फास्ट क्विक एक्शन लेनी पड़ेगी। विद इन 8 to 10 days आप लोगों को ये चारों स्टेप्स फटाफट कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि एक 25th फरवरी के पहले पहले तक आपका ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, तो आपको पोस्ट एक्शन डेटा मिल जाएगा। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट डेट आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन और सबमिशन की कौन सी है? 8 मार्च। 8 मार्च। 8 मार्च। ठीक है। आपको सबमिट कैसे करना है? आपको प्रोजेक्ट हैंड रिटन चाहिए कंप्लीटली। ओके। आपको डिजिटल प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। मैक्सिमम उसकी लिमिट पेजेस की ऐसी कुछ नहीं दी गई है, बट एक्चुअली 30 to 40 पेज के बीच में ही वो हो जाना चाहिए पूरा। उसकी पीडीएफ फॉर्म है, उसको स्कैन करके फिर पीडीएफ करना है आपको, जो हैंड रिटन किया है आपने। उसकी मैक्सिमम लिमिट 25 MB रहती है वो प्रोजेक्ट जाने की। ठीक है। और ऑफिशियल उनके वेबसाइट पे आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी पे वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है 8 मार्च को। और 15 मार्च को आपको इंटरव्यू के लिए वहां पे जाना होगा। ठीक है। तो इंटरव्यू के जाते वक्त आप लोगों को सिर्फ वो छोटा सा आपका जो थीसिस है, जो रिटर्न फॉर्मेट में आपका, सिर्फ उतना लेके जाना है। आपने अगर मॉडल बनाया है, कुछ न्यू पैनल बनाया है, तो वो कुछ भी मॉडल आपको साथ में लेके जाना नहीं है। इट शुड बी इन द फोटोज। आप फील्ड विजिट कर रहे हो, आपने कुछ एक्शन प्लान करते वक्त कुछ करेक्शंस किए हैं, उसके फोटोज। तो आपको सारे फोटोज कलेक्ट करके वहां पे स्टिक करने हैं। ठीक है। आप साथ में कैरी कुछ नहीं करोगे। आपको साथ में कैरी क्या करना है? सिर्फ आपने जो रिटर्न किए वाला प्रोजेक्ट है वही करना है। एक जेरोक्स कॉपी और एक ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल आपको रिटर्न मिलती है, जेरोक्स वो लोग रख लेते हैं। ठीक है। क्लियर है? नाउ रिगार्डिंग द वाइवा अगर मैं बात करूं, तो 8 मार्च को आपका प्रोजेक्ट सबमिशन जब हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ऐसा ही एक छोटा फिर से एक मीटिंग लेंगे, जहाँ पे आपको वाइवा पे क्या फोकस करना है और कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। क्योंकि 1 वीक आपको टाइम मिलने वाला है उसके बाद। ठीक है ना, प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सके और हम लोग एक एजेंट बने चेंज का। राइट? ठीक है। थ्रू दिस एक्शन रिसर्च यू बिकम एन एजेंट ऑफ चेंज। सो क्लियरली ऑब्जर्व, एनालाइज, improve it and make some innovation out of this. Okay, clear? So responsibility towards our green planet हम लोग इस तरीके से कंप्लीट भी कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, थैंक यू। यस तनिष्क, बोलो बेटा, आपने हैंड रेस किया था। Ma'am, the brochure we got, in that it is written maximum report should not be more than 25 pages. हाँ, 25 टू, मतलब एक्चुअली रियलिटी में वो फोटोग्राफ्स वगैरह लगा के ना 30-40 पेजेस के बीच में जाता है। वो रिटर्न वाला 25 तक ही लिमिटेड रहता है, बट फोटोग्राफ्स भी आपको पुट करने होते हैं ना। तो इसमें एक चीज कर सकते हो आप लोग, जो इंट्रो वाला पार्ट है, जो बहुत ही मतलब कम इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट क्या है? आपका हाइपोथेसिस, आपकी मेथोडोलॉजी, आपका प्री डेटा जो कलेक्शन बोलते हैं हम लोग, वो और पोस्ट, ये 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां पे आपका सब वर्क डिफाइन करने के लिए। तो ये मैक्सिमम होना चाहिए वो सब इसमें। And ma'am, the photos we are going to stick in the original, the photos should be color or black and white. नो नो, कलर फोटोग्राफ्स आप स्टिक कर सकते हो प्रॉपरली, और जेरोक्स कॉपी तो उसकी आ जाती है। और राइटिंग जो होगा ना,
वो ब्लैक पेन से करना, मतलब उसकी जेरोक्स कॉपी काफी अच्छे से आ जाती है। ठीक है। Okay, ma'am. Thank you. यस, एनी डाउट, एनीवन, यू कैन हाँ आस्क। नहीं, अभी की आप लोगों को पीपीटी दिखाई है वो ग्रुप पे आएगी। मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, ये मीटिंग की लिंक, मतलब रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी और वो पीपीटी भी आ जाएगी। वन मोर थिंग, मैं दो सैंपल प्रोजेक्ट आपको मीटिंग एंड होने के बाद भेजने वाली हूँ व्हाट्सएप पे, जिसके थ्रू आपको राइटिंग कैसे करना है, वो भी एक चीज ध्यान में आ जाएगी। ओके, राइटअप कैसा होना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट मैं आपको भेजने वाली हूँ, ये प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट है, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे हुए विश्वा के, उनके प्रोजेक्ट्स में आपको भेज रही हूँ एज ए रेफरेंस पर्पज, फॉर द राइटिंग पर्पज। मतलब वो आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट आपको राइटिंग कैसी करनी है वो आइडिया क्लियर देंगे। ठीक है। यस तनिष्क, बोलो। Ma'am, in the brochure, it is written page two certificates. So will we get that certificate from school, na? हाँ, स्कूल से ही प्रोवाइड किया जाएगा वो सर्टिफिकेट। एंड सर्टिफिकेट लेना आपको थर्ड वीक में करना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट के। रीजन बिहाइंड इट, वंस यू फाइनलाइज योर टॉपिक, वो टॉपिक आपके सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड आता है, आपका प्रोजेक्ट टॉपिक। तो इसलिए आपको वो वेट करना पड़ेगा। कुछ स्कूल्स के टीचर्स क्या करते हैं कि आपका फाइनलाइजेशन हो गया टॉपिक तो वो तुरंत प्रिंट करके आपको दे देंगे सर्टिफिकेट। बट कुछ स्कूल्स के टीचर्स क्या करते हैं कि आपका पूरा वर्क देखते हैं, वो बोलते हैं कि हम लोगों को थीसिस बताओ आपका, और उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा आपके स्कूल के ऊपर कि वो कैसा आपको रिस्पॉन्स देती है। बट आप एक बार प्रोजेक्ट टॉपिक फाइनलाइज हो गया, आपका नेम फाइनलाइज हो गया, तो आप स्कूल को अप्रोच कर लो कि हमको वो सर्टिफिकेट दे दो बोल के। उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है Okay, स्कूल ma'am. वालों के पास। और अगर नहीं है स्कूल के पास, तो मेनका प्रकाशन का जो ऑफिशियल बुक है उसमें वो फॉर्मेट दिया गया है। और आपको मुझे लगता है जो उस दिन लिफलेट भी दिया गया था प्रोजेक्ट का, उसमें भी वो मेंशन है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। और Okay, मैं ma'am. आज Thank जो you. रेफरेंस आपको प्रोजेक्ट भेजूंगी उसमें भी है वो फॉर्मेट, तो कहीं से भी आप ले सकते हो। ओके, एनीवन, एनी मोर क्वेश्चन? No, ma'am. ओके, ग्रेट। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ओवरव्यू सब बता दिया है आपको। और एवरी वीक मैं आपको अपडेट देती चलूंगी कि आप आपके प्रोजेक्ट के कौन से पार्ट पे होने चाहिए अभी। अगर 1 मंथ में कंप्लीट करना है तो हम लोगों को अपने कुछ डिसाइड करना पड़ेगा स्केड्यूल, कि इतने इतने डेज में इतने इतना वर्क होना चाहिए। आगे पीछे हो सकता है वो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, बट वो रिमाइंडर ग्रुप पे आते चलेंगे आपको। क्लियर? ओके, चलो, सो मीटिंग कंक्लूड करते हैं फिर, अगर और कोई डाउट नहीं है तो। यस, ओके, थैंक यू, बाय, एंड Bye, बेस्ट ma'am. ऑफ लक।